हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपने कभी सोचा है जब मौसम बहुत गर्म हो जाता है तो हमारी बॉडी से पसीना क्यों निकलने लगता है, और जब ठंड बढ़ती है तो हमारी बॉडी कांपने क्यों लगती है? यह सब हमारे बॉडी के एक यूनिक पावर की वजह से होता है। चाहे बाहर का एनवायरनमेंट हॉट हो या कोल्ड हो, हमारी बॉडी लगातार ऐसे चेंजेस करती रहती है जिससे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल बना रहे, ताकि बॉडी के सभी सिस्टम अच्छे से काम करते रहे। आज हम समझेंगे कि बॉडी कैसे इंटरनल एनवायरनमेंट को मैनेज और कंट्रोल करती है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस टॉपिक on thermoregulatory system. Well friends, now we are going to discuss what is a thermoregulation or thermoregulatory system. It is a process by which body maintains a stable internal temperature despite the changes in the environment outside or inside. आपकी बॉडी का एक आइडियल टेम्परेचर रहता है जो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। इन फ़ारेनहाइट इट इज 98.6 फ़ारेनहाइट। ओके, रेंज कितना रहता है? 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। आपके बॉडी के आउटसाइड जो एनवायरनमेंट रहता है वो चाहे कितना भी गर्म हो या कितना भी ठंडा हो, उससे बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बॉडी अपना आइडियल जो कोर टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उसको मेंटेन करने का काम इस थर्मोरेगुलेशन या थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम से करता है। वेल फ्रेंड्स, थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम। आपके बॉडी के जितने भी सिस्टम्स है वो अच्छे से काम कर पाए। कभी काम कर पाएंगे जब ये आइडियल टेम्परेचर जो है, जो आपका बॉडी का कोर टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, वो मेंटेन रहेगा। तभी आपके बॉडी के हर एक फंक्शन अच्छे से काम कर पाएंगे, नॉर्मली काम कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि एंजाइम का फंक्शन है, सिक्रेशन है, डाइजेस्ट करना, मेटाबॉलिज्म है, आपका सर्वाइवल है बॉडी का। ये सब कुछ कभी हो पाएगा जब भी आपका बॉडी का ये कोर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो और उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? आपका थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द थर्मोरेगुलेशन और थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम। इससे कंट्रोल होता है। तो आपका कंट्रोल सेंटर जो है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इट इज अ मेन रेगुलेटर। आपके हर एक सिस्टम के बॉडी के उसके अंदर ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स रहते हैं। कोई अकेला स्ट्रक्चर आपका सिस्टम नहीं चलाता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस इट इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर बट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द थर्मोरेगुलेशन। हाइपोथैलेमस को बॉडी थर्मोस्टेट और थर्मोमीटर भी बोलते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड रहता है? ब्रेन के अंदर, जो आपका मेन रेगुलेटर रहता है टेम्परेचर का। ठीक है, टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करने का काम रहता है आपका हाइपोथैलेमस का। कुछ रिसेप्टर्स रहते हैं जिनका काम रहता है बाहर के टेम्परेचर को डिटेक्ट करना। टेम्परेचर बढ़ा हुआ है या फिर कम हुआ, उसको डिटेक्ट करना। ये जो चेंजेस होते हैं उसको डिटेक्ट करने का काम रहता है रिसेप्टर्स का। ये रिसेप्टर्स कहाँ रहते हैं? आपके स्किन के अंदर और कोर बॉडी के अंदर। अभी काम कैसे करते हैं? इट एक्टिवेट्स द रिस्पॉन्स टू रिस्टोर द नॉर्मल टेम्परेचर। अभी ये रिसेप्टर्स का काम क्या रहता है? जो डिटेक्ट किया है, जो चेंजेस हुआ, बाहर के टेम्परेचर समझ लो बढ़ गया या कम हुआ, उसको डिटेक्ट करने के बाद ये हाइपोथैलेमस के पास इंफॉर्मेशन ले जाएंगे। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद पता चलेगा कि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, बॉडी को ठंडा करेगा, और बाहर का टेम्परेचर कम है तो बॉडी को गर्म करेगा। आपके हाइपोथैलेमस के दो पार्ट रहते हैं। ठीक है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। एंटीरियर जो रहता है उसका काम रहता है हीट लॉस। हीट लॉस मतलब बॉडी से गर्मी बाहर निकालना। और पोस्टीरियर जो हाइपोथैलेमस है उसका काम है हीट को प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना, ताकि बॉडी वापस वार्म हो पाए, गर्म हो पाए। ये कभी होता है, हीट लॉस कभी होता है जब भी बाहर का टेम्परेचर आपका ज्यादा है तो बॉडी हीट लॉस करती है, बॉडी को कूल डाउन करती है। और हीट प्रोडक्शन कभी करता है ये पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस जब भी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है या फिर बाहर का टेम्परेचर समझ लो कि ठंडा है, मौसम ठंडा है, तो आपका पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हीट का प्रोडक्शन करेगा। वो कैसे करता है हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम। तीन मेन कंपोनेंट्स रहते हैं, थर्मोरिसेप्टर्स, हाइपोथैलेमस एंड इफेक्टर्स। थर्मोरिसेप्टर्स किसको बोलते हैं? जो थर्मल या फिर टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, उन रिसेप्टर्स को बोलते हैं थर्मोरिसेप्टर्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझा था, थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, इनका काम क्या रहता है कि आपके जो टेम्परेचर चेंजेस रहते हैं उनको डिटेक्ट करना, फिर वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपके हाइपोथैलेमस के पास भेजना। लोकेशन कहाँ पे रहती है? दो लोकेशन रहती है, पेरिफेरल और सेंट्रल। पेरिफेरल मतलब बॉडी के आउटसाइड में स्किन के अंदर रहती है, स्किन रिसेप्टर्स रहते हैं। उनका काम क्या रहता है? जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है, जैसे कि बाहर विंटर है, समर है, जो ये टेम्परेचर है उसको डिटेक्ट करना और प्लस हाइपोथैलेमस को वो इन्फॉर्मेशन को सेंड करना। सेंट्रल जो रिसेप्टर्स रहते हैं, सेंट्रल जो थर्मो रिसेप्टर्स रहते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं? आपके हाइपोथैलेमस में रहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में रहते हैं, विसरा। विसरा मतलब ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है, उनका काम क्या है? कोर टेम्परेचर, बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को डिटेक्ट करना। समझ लो कि आपको बुखार है, तब वो टाइम पे भी आपका बॉडी ट्राई करता है कि वो टेम्परेचर को कम किया जाए। वो जो टेम्परेचर रहता है, बॉडी के इंटरनल जो टेम्परेचर रहता है, उसको डिटेक्ट करने का काम आपके सेंट्रल रिसेप्टर्स, वो कहाँ पे रहते हैं? हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड और विसरा में।
ठीक है, जिसका काम है कोर टेम्परेचर को डिटेक्ट करना, और ये जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसको सेंड करना हाइपोथैलेमस के पास। वेल फ्रेंड्स, आपका जो सेकंड कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस और कंट्रोल सेंटर, उसको थर्मोस्टेट भी बोलते हैं, थर्मोमीटर भी बोलते हैं, और मेन रेगुलेटर ऑफ द टेम्परेचर। अभी जो इन्फॉर्मेशन आई रिसेप्टर्स के थ्रू, उनका प्रोसेस होता है, ये इन्फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है हाइपोथैलेमस के अंदर। इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। देन इट विल सेंड दिस इन्फॉर्मेशन, जो भी आंसर है, अभी समझ लो कि सवाल आया, उसका जवाब बना के, उसको प्रोसेस करके जवाब बना के भेजता है टारगेट ऑर्गन या फिर पार्ट को। फिर क्या होता है, रेस्पॉन्स होता है। रेस्पॉन्स होने के बाद आपका टेम्परेचर अप होगा या डाउन होगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। वेल फ्रेंड्स, आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। समझ लो कि बाहर विंटर है, तो आपके स्किन की टेम्परेचर ने डिटेक्ट किया कि बाहर ठंडी है बहुत, तो ये इन्फॉर्मेशन क्या होगी, हाइपोथैलेमस के पास जाएगी। हाइपोथैलेमस के अंदर प्रोसेस होगा। प्रोसेस क्या होगा कि बाहर का टेम्परेचर ठंडा है, वो फिर क्या करेगी, आपके टारगेट ऑर्गन्स रहते हैं जैसे कि मसल्स है, उनको बोलेगी तुम शिवर करो, ठीक है, कांपना चालू करो। कांपने से क्या होगा, रैपिड कंट्रैक्शन होता है, आपकी हीट जनरेट होती है, ठीक है। फिर क्या रेस्पॉन्स क्या हुआ कि आपका बॉडी का टेम्परेचर वापस मतलब बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, बाहर ठंडा तो बॉडी को गर्म करेगा, ठीक है। वो गर्म कैसे होएगा, कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है जब भी आपका रैपिड कंट्रैक्शन होते हैं मसल के अंदर। ये मैंने एक एग्जांपल बताया सिंपल में, आगे आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल, ठीक है। वेल फ्रेंड्स, आपका थर्ड कंपोनेंट ऑफ द थर्मोरेगुलेशन दैट इज द इफेक्टास। इफेक्टास में क्या आ गया, आपका टिश्यूज आ गया, ऑर्गन्स आ गया। उनका काम क्या है, दैट रेस्पॉन्स टू द कमांड ऑफ द हाइपोथैलेमस। आपके हाइपोथैलेमस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद एक जवाब सेंड करता है या फिर ऑर्डर सेंड करता है, किसको, टिश्यूज को, टारगेट टिश्यूज को। उनका टारगेट टिश्यू का काम क्या है, वो ऑर्डर को फॉलो करना। तो कैसे करेंगे, जैसे कि मसल को भेजा, तो मसल का काम क्या है, जैसे रैपिडली कंट्रैक्ट होगी तो उससे हीट जनरेट होगी, ठीक है, जब बाहर का टेम्परेचर ठंडा हो तो। या फिर समझ कुछ ऑर्गन्स को भेजा, तो वो बोलेगा एंजाइम सिक्रेशन करो, जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इंक्रीज होगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इंक्रीज होगी तो वापस हीट प्रोडक्शन होगा। ये सब काम होता है आपके इफेक्टास के थ्रू, ठीक है। रिसेप्टार्स ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, हाइपोथैलेमस को भेजा, हाइपोथैलेमस ने प्रोसेस किया, वापस वो ऑर्गन या फिर टिश्यू को भेजता है, ताकि क्या काम करना है वो बताता है हाइपोथैलेमस। वेल फ्रेंड्स, आपके इफेक्ट्स के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स है। उनका काम है रेगुलेट द स्वेट प्रोडक्शन। आपका स्वेट का प्रोडक्शन करना है या नहीं करना है, गर्मी रहेगी तो स्वेट का प्रोडक्शन करेंगे ताकि आपका बॉडी कूल डाउन हो पाए, ठीक है। ब्लड वेसल्स का काम क्या है, वासो कंस्ट्रक्शन होना या फिर डायलेशन होना, वो मैं आपके आगे समझाऊंगा। मसल्स का काम है शिवर करना, ठीक है, ताकि हीट प्रोडक्शन कर पाए। एंडोक्राइन सिस्टम में आपका उसका काम क्या है, कि रिलीज करना हार्मोन का, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो पाए। फिर ब्राउन एडिपोस टिश्यू, जो बच्चों के अंदर फैट टिश्यूज रहता है, कभी कभी बच्चों के अंदर शिवरिंग नहीं होती है, उनके मसल कंट्रैक्ट नहीं होते, उनके ये जो इन्फेंट्स के अंदर ये ब्राउन एडिपोस टिश्यू रहता है, फैट टिश्यू रहता है, वो प्रोवाइड करता है आपको हीट प्रोडक्शन, ठीक है। वो क्या करता है, थर्मोजेनेसिस करता है। थर्मोजेनेसिस दैट मीन्स इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द हीट, ठीक है, इन द इन्फेंट्स। आपके बड़ों के अंदर तो मसल कंट्रैक्ट होती है, शिवर होता है, लेकिन बच्चों के अंदर ब्राउन एडिपोस टिश्यू हीट प्रोडक्शन का काम करता है। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। पहला जो हम देखेंगे, हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन कैसे होता है, जब बॉडी ठंडी हो जाती है, ठीक है, जब बॉडी का टेम्परेचर ठंडा होता है तो बॉडी कैसे हीट प्रोड्यूस करती है। वेल फ्रेंड्स, आपका जो फर्स्ट है दैट इज कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिज्म। हीट प्रोडक्शन कैसे होता है, सेल्यूलर एक्टिविटीज की वजह से, कंटिन्यूअस हीट प्रोडक्शन फ्रॉम द सेल्यूलर एक्टिविटीज। सेल्यूलर एक्टिविटीज मतलब आपकी सेल की एक्टिविटी। जब सेल को कोई एनर्जी चाहिए तो क्या होगा, एटीपी करके कुछ रहता है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। वो ब्रेक डाउन होता है ताकि सेल को ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा जब भी मिलती है तो सेल काम करती है, वो काम करने की वजह से आपका हीट का प्रोडक्शन होता है, तो सेल्यूलर एक्टिविटीज बढ़ जाती है। जब भी हीट का प्रोडक्शन करना पड़ता है, बॉडी ठंडी हो गई है, उसको गर्म करने के लिए बेसल मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है। वेल फ्रेंड्स, आपका सेकंड जो है दैट इज कॉल्ड मसल एक्टिविटी। आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर मसल एक्टिविटी करते हैं जिससे आपका हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि आपकी बॉडी कोल्ड हो गई है, उसको वापस गर्म करने के लिए आप क्या करते हो, एक्सरसाइज करते हो। सिंपल सा एग्जांपल, आप हाथ को दोनों को रब करते हो। क्यों रब करते हो, ताकि हीट प्रोड्यूस कर पाओ। तो दिस हैंड रबिंग आल्सो इज काइंड ऑफ एक्सरसाइज। तो उससे क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। दूसरा होता है शिवरिंग, जनरेट द हीट रैपिडली। आपका कभी देखा रहेगा, आपको बहुत ठंडी लगती है तो आप क्या करते हो, कांपते हो। वो कांपना क्या होता है कि देयर विल बी अ रैपिड कंट्रैक्शन इन द मसल, आपका मसल कंट्रैक्ट होता है रैपिडली। तो जो शिवरिंग आती है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द ये आपका मसल कंट्रैक्ट होता है। जैसे मसल कंट्रैक्ट होते हैं, आपका हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। मैंने बोला था सेल्यूलर एक्टिविटीज, ये जब भी मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो सेल्यूलर एक्टिविटीज इंक्रीज होती है। शिवरिंग की वजह से आपका हीट का प्रोडक्शन होता है ताकि बॉडी वापस गर्म हो पाए। वेल फ्रेंड्स, आपका जो थर्ड मेथड है या फिर मैकेनिज्म है दैट इज बाय हार्मोन। आपका हार्मोन कैसे हेल्प करते हैं हीट प्रोडक्शन में, ठीक है। दो हार्मोन है, थायरोक्सिन एंड एड्रेनालिन। बाय द वे, मैंने अपना एक वीडियो बनाया है एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें हार्मोन्स कहाँ से अराइज होते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, कैसे काम करते हैं, एवरीथिंग आई एक्सप्लेन इन
detail, please go and watch out my that video. तो थायरोक्सिन इट इंक्रीजेस द मेटाबॉलिक रेट। आपका जो थायरोक्सिन रहता है वो क्या करता है कि आपके बॉडी का जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट रहती है वो इंक्रीज कर देता है, जिससे हीट का प्रोडक्शन हो जाता है। एड्रेनालिन क्या करता है, ऑल्सो इंक्रीजेस द हीट प्रोडक्शन। तो इन दोनों का काम रहता है हीट प्रोडक्शन करना। कैसे? बाय इंक्रीजिंग मेटाबॉलिक रेट। वेल फ्रेंड्स, आपका जो फोर्थ मेथड है दैट इज द डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस। डाइट से कैसे आपका हीट का प्रोडक्शन होता है, दैट इज द थर्मल इफेक्ट ऑफ द मील। मील लेने के बाद आपका बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है। कैसे? बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होती है, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है मील के थ्रू। तो दिस इज द फोर्थ मेथड हाउ योर बॉडी प्रोड्यूस द हीट। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ द हीट लॉस मैकेनिज्म वर्क्स। जब आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, फिर बॉडी को वापस कूल डाउन करना है, तो हीट लॉस मैकेनिज्म कैसे काम करता है। फर्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन कैसे काम करता है? हीट लॉस एज अ IRR। IRR मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन। आपका बॉडी इमिट करता है, हीट को रेडिएट करता है बाहर के एनवायरमेंट में, ताकि आपका बॉडी कूल डाउन हो पाए। तो हीट लॉस एज अ IRR और टू सराउंडिंग्स, ठीक है, आपके IRR के थ्रू निकलती है या फिर सराउंडिंग्स में, मतलब आपके एनवायरमेंट में आपकी हीट निकल जाती है बॉडी के थ्रू, ठीक है। तभी क्या होती है, आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है। एग्जाम्पल, सिटिंग इन द कूल रूम। आप जब भी AC में बैठते हैं, व्हेन यू आर सिटिंग इन द AC रूम, तो क्या होता है, आपका बॉडी ठंडा होता है और बाहर हीट निकलती रहती है बॉडी से, ताकि बॉडी कूल डाउन हो पाए। दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म, रेडिएशन। वेल फ्रेंड्स, आपका हीट लॉस का जो सेकंड मैकेनिज्म है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन, डायरेक्ट ट्रांसफर टू द कूलर ऑब्जेक्ट्स। आप क्या करते हो, अपनी हीट को ट्रांसफर कर देते हो जो ऑलरेडी ठंडा हो, ठीक है। समझ लो आपके हाथ गर्म है, आप क्या करते हो, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल पकड़ ली, तो आप क्या करते हो, वो ठंडी बोतल को पकड़ते हो, तो आपकी हीट उसमें ट्रांसफर कर लेते हो। तो बोतल तो गर्म हो जाएगी लेकिन आप ठंडे हो जाओगे। समझ लो कि आपको बहुत गर्मी लग रही है, तो आप क्या करोगे, एक ओपन फर्श है, ठीक है, फ्लोर पे जाके बैठ जाते हो, ताकि वो फ्लोर, जो ठंडा फ्लोर है, आपको ठंडा कर पाए, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू डायरेक्ट ट्रांसफर योर हीट टू द कूलर ऑब्जेक्ट्स। वेल फ्रेंड्स, आपका जो थर्ड मेथड है हीट लॉस का दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट कैरिड अवे बाय द एयर और वाटर। आपकी जो एयर है, हवा है या फिर पानी, वो आपकी बॉडी से हीट निकाल देगी। कैसे निकालती है, एग्जांपल बताऊं। समझ लो कि आपको गर्मी लग रही, आप क्या करते हो, जाके पंखे के नीचे जाके बैठ जाते हो, तो वो जो ठंडी हवा फेंकता है, तो आपके बॉडी से हीट निकाल के ले जाता है, ठीक है, बाय द एयर। वाटर कैसे, समझ लो कि आपको गर्मी लग रही, तो आप क्या करते हो, पूल के अंदर जाते हो, स्विमिंग पूल के अंदर आप नहाते हो ठंडे पानी से, तो पानी क्या करता है, आपकी बॉडी को हीट को निकाल देता है, आपको बॉडी को कूल कर देगा और हीट को निकाल देगा। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। वेल फ्रेंड्स, आपका जो फोर्थ मैकेनिज्म है हीट लॉस का दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन, वाष्पीकरण, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपके बॉडी से स्वेट निकलता है, कूलिंग इफेक्ट होता है और रिमूव द हीट, हीट निकल जाती है, ठीक है। अभी स्वेटिंग कैसे होता है, जब भी आपको गर्मी लगती है, तो आप क्या करते हैं, पसीना आता है ना, वो पसीना क्यों आता है, आपको बॉडी को कूल डाउन करने के लिए। और कूल डाउन कैसे होती है, जैसे कि उस पसीना आया, वो इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट मतलब वाष्प बन के निकल जाता है, तो बॉडी को तो कूल कर जाता है और हीट को रिमूव कर लेता है। तो दैट इज हाउ डज द इवापोरेशन वर्क्स। वेल फ्रेंड्स, हमने हीट प्रोडक्शन के और हीट लॉस के चार मैकेनिज्म देखे। हीट प्रोडक्शन के अंदर बेसल मेटाबॉलिज्म हो गया, जहाँ पे सेल्युलर एक्टिविटीज होती है, मसल एक्टिविटी देखी, जहाँ पे एक्सरसाइज करके आप हीट प्रोड्यूस करते हैं, शेवरिंग करके हीट प्रोड्यूस करते हैं बॉडी, हार्मोन्स के थ्रू हीट प्रोडक्शन देखा हमने, डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस, कैसे डाइट आपका मील जो रहता है वो आपका हीट प्रोडक्शन करता है वेर। और हमने हीट लॉस मैकेनिज्म भी देखे, उसके अंदर भी 4 मैकेनिज्म होते हैं, 4 मेथड होते हैं, जिसमें रेडिएशन होता है, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है और इवापोरेशन होता है। ये चारों मिलकर आपका हीट लॉस करते हैं और बॉडी को कूल डाउन करते हैं। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिस्पॉन्सेज टू द हीट और कोल्ड एक्सपोजर। आपका बॉडी कैसे हॉट एनवायरनमेंट में या फिर कोल्ड एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्स करता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। वेल फ्रेंड्स, नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिस्पॉन्सेज टू द हीट एक्सपोजर। आपका बॉडी कैसे हीट एक्सपोजर पे रिस्पॉन्स करता है। समझ लो कि आप समर में हो या फिर ऐसे प्लेस पे जहाँ पे बहुत गर्मी हो। सबसे पहला होता है आपका स्वेटिंग इंक्रीज होता है। स्वेटिंग कैसे होता है, जैसे स्वेट ग्लैंड्स को एक रिस्पॉन्स जाता है, जिससे स्वेट का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। जब स्वेट इंक्रीज होएगा तो इवापोरेशन होएगा। इवापोरेशन क्या करेगा, हीट को रिमूव कर देगा। तो आपका सबसे पहले स्वेट आया, स्वेट में क्या होगा, स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हुए, वो स्वेट का प्रोडक्शन करेंगे और इवापोरेशन होएगा, ठीक है। इवापोरेशन को मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। इवापोरेट होने के बाद आपका बॉडी का हीट लॉस हो जाता है और आपका बॉडी कूल डाउन हो जाता है, ठीक है। वेल फ्रेंड्स, आपका जो सेकंड रिस्पॉन्स है दैट इज कॉल्ड वासोडाइलेशन। वासोडाइलेशन में क्या होता है कि आपका जो स्किन की जो ब्लड वेसल्स रहती है वो डायलेट हो जाती है, मतलब फूल जाती है। सो दे गेट वाइडन्स टू कैरी द मोर ब्लड। व्हेन दे कैरी मोर ब्लड, सो हीट का जो लॉस होता है वो ज्यादा हो जाता है, हीट लॉस इंक्रीजेस, ठीक है। वासोडाइलेशन होता है तो आपकी ब्लड वेसल रहती है वो डायलेट हो जाती है, तो दे ब्रिंग द होल ब्लड टू द स्किन। स्किन से क्या होगा, आपका हीट लॉस हो जाएगा।
आपका जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स है दैट इज अ रिड्यूस द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जब भी हीट का प्रोडक्शन कम करना है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी कम करना पड़ेगा। तो जब भी लेस मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहेगी या फिर लेस मसल एक्टिविटी रहेगी तो आपका हीट का प्रोडक्शन कम होएगा बॉडी के अंदर। हीट कम होएगा तो बॉडी कूल डाउन होगी कि हॉट एनवायरमेंट के अंदर। आपका जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स है बॉडी का वो क्या होता है, बिहेवियरल चेंजेस। बिहेवियरल चेंजेस में क्या होता है, सिकिंग और मूविंग टू द शेड्स। आप क्या करते हो, ठंडी जगह ढूंढते हो या फिर ट्री के नीचे मतलब पेड़ के नीचे जाके आप रेस्ट करते हो क्योंकि छाया मिलती है वहाँ पे, तो आपके बॉडी कूल डाउन हो पाए। ठीक है, दूसरा काम क्या करते हो आप, यू ड्रिंक मोर एंड मोर फ्रूट्स या फिर कोल्ड वाटर पीते हो, आप ठंडा पानी पीते हो। दैट इज ऑल बिहेवियरल चेंजेस द रिस्पॉन्स ऑफ द हीट एक्सपोजर या फिर हॉट एनवायरमेंट के अंदर होता है। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिस्पॉन्सेस टू द कोल्ड एक्सपोजर या फिर कोल्ड एनवायरमेंट। आपके कोल्ड एनवायरमेंट में आपका बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगा, विंटर हो या फिर ऐसे प्लेस पे चले गए जहाँ पे ठंडी हो बहुत सारी, तो आपका बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगा, यहाँ से जस्ट अपोजिट होएगा। ठीक है, सबसे पहला होता है वासो कंस्ट्रक्शन। वासो कंस्ट्रक्शन मतलब आपकी ब्लड वेसल जो रहती है वो नैरो हो जाती है। नैरो हो जाती है तो आपकी स्किन को ब्लड कम पहुंचता है। जब ये स्किन को ब्लड कम पहुंचेगा तो आपका हीट लॉस कम होएगा। हीट लॉस कम होएगा तो आपका बॉडी के अंदर हीट बनी रहेगी, बाहर लॉस नहीं होगी। ठीक है, तो आपका बॉडी गर्म रहेगा। वेल फ्रेंड्स, आपको जो नेक्स्ट रेस्पॉन्स है दैट इज कॉल्ड शिवरिंग। शिवरिंग में क्या होता है कि आपके बॉडी जो कांपती है ना, उसमें क्या होता है कि आपके मसल्स जो रहते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, रैपिडली कंट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, मतलब सिकुड़ते हैं और रिलैक्स होते हैं। तो उससे क्या होता है कि रैपिड होता है, बहुत फास्ट होता है। तो उससे क्या होता है कि सेल्यूलर एक्टिविटीज बढ़ती है। मैंने आपको बताया था सेल्यूलर एक्टिविटीज, आपके सेल्स के अंदर एटीपी रहती है। ठीक है, वो क्या करती है, ब्रेक डाउन होती है, तो सेल को एनर्जी देती है ताकि वो कोई एक्शन कर पाए। जब भी एक्शन होता है तो हीट का प्रोडक्शन होता है। सो मोर कंट्रैक्शन नीड टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी। ठीक है, दैट वे यू प्रोड्यूस द हीट ओके इन योर बॉडी टू फाइट द कोल्ड एनवायरमेंट। वेल फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स है टू द कोल्ड एक्सपोजर दैट इज कॉल्ड पाइलो इरेक्शन। पाइलो इरेक्शन को सिंपल बोलो गूस बम्प्स। गूस बम्प्स मतलब रोंगटे खड़े हो जाना। ठीक है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ठंडी के टाइम पे। आपके ठंडी के टाइम पे रोंगटे क्यों खड़े होते हैं, क्योंकि आपकी स्किन के अंदर एक लेयर रहती है जिसको बोलते हैं डर्मिस। वो आपके हेयर फॉलिकल से कनेक्ट रहती है। किसके थ्रू कनेक्टेड रहती है, एक मसल बोलते हैं स्मूथ मसल, उसका नाम है इरेक्टर पिल्ले। इरेक्टर पिल्ले ये मसल जो रहती है स्मूथ मसल, ठीक है, उससे कनेक्टेड रहती है आपके हेयर फॉलिकल, जो हेयर की जड़ें रहती है वो, और लेयर रहती है स्किन की डर्मिस। जब भी आपको ठंडी रहती है तभी क्या होती है, ये मसल कंट्रैक्ट होती है। ये कंट्रैक्ट होती है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये रोंगटे खड़े होना क्यों होता है, ताकि ये जो जब भी बाल खड़े होते हैं तो कैन ट्रैप द हॉट या फिर वार्म एयर। आपके जो वार्म एयर रहती है उसको ट्रैप कर पाए, उसको पकड़ के रख पाए। ठीक है, ताकि आपका बॉडी हमेशा वार्म रहे। आपने देखा रहेगा जो ठंडी वाले प्लेसेस रहते हैं, जो विंटर प्लेसेस या फिर कोल्ड प्लेसेस रहते हैं, वहाँ के जो जानवर रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, उनके बाल क्यों बड़े रहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। जब बाल बड़े रहते हैं तो इट कैन होल्ड द वार्म एयर, तो उनका बॉडी को फिर वो गर्म कर पाते हैं, गर्म रख पाते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द इमोशनल रिस्पॉन्स, आप रो रहे हो, फिर कुछ इमोशनली कुछ हर्ट हुए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, तो इट इज अ इंसुलेशन प्रोसेस। ठीक है, आपका बॉडी का एक इंसुलेशन प्रोसेस जिसमें आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इंसुलेशन इंक्रीज हो जाता है। तो क्या होएगा, हीट लॉस कम हो जाएगा। तो आपके जो कोल्ड एनवायरनमेंट है उसके अंदर आपका बॉडी को गर्म कर रख पाते हो। वेल फ्रेंड्स, आपका बॉडी का जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स रहता है कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर दैट इज इंक्रीज द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। व्हाट इज अ मेटाबॉलिज्म, इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी टू प्रोड्यूस द एनर्जी। केमिकल रिएक्शन है जिससे क्या होता है कि आपका बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये एनर्जी क्या काम आती है, आपके टिश्यू के बिल्डअप करने के लिए, मतलब टिश्यू को बनाने के लिए, प्लस रिपेयर करने के लिए। आपका टिश्यू वेयर एंड टेयर होता है एक्टिविटीज में, तो उसको रिपेयर करने का काम भी ये एनर्जी करती है। इससे क्या होता है, आपका मेंटेन द लाइफ फंक्शंस। आपके जो लाइफ के फंक्शंस रहते हैं वो मेंटेन रहते हैं, चलना उठना बैठना खाना पीना दौड़ना भागना, जो भी फंक्शंस रहते हैं ये सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू मेंटेन रहते हैं। भी होता क्या है कि आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हाउ डज मेटाबॉलिज्म वर्क्स। ओके, तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है उसको एक सिग्नल जाएगा, वहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर थायरोक्सिन और जो भी दूसरे जो हार्मोन्स है उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जब भी लेवल इंक्रीज होगा तो आपकी इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगी। जब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगी तो आपका एनर्जी का यूटिलाइजेशन, एनर्जी का यूजेस जो है वो बढ़ जाएगा। अभी मैंने बोला था मेटाबॉलिज्म क्या है, टू प्रोड्यूस द एनर्जी, तो आपका एनर्जी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा। तभी इंक्रीज होएगा तो क्या होगा, मोर हीट प्रोडक्शन, आपका हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा ताकि आप कोल्ड एनवायरनमेंट में रह पाओ। वेल फ्रेंड्स, आपका जो बॉडी का नेक्स्ट रिस्पॉन्स है टू द कोल्ड एनवायरनमेंट दैट इज अ बिहेवियरल चेंजेस। आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस आता है, वेयरिंग द वार्म क्लोथ। आप समझ लो कि जब भी ठंडी लगती है आप क्या करते हो, बहुत सारे क्लोथ्स पहनते हो ना, गर्म कपड़े पहनते हो। क्यों पहनते हो, ताकि आपका बॉडी गर्म रह पाए। आप हेड और हैंड को कवर करते हो, आप ग्लव्स पहनते हो हाथ में,
सिर के ऊपर टोपी पहनते हो, ठीक है, क्यों? ताकि हीट लॉस कम हो। हीट लॉस कम होगा तो बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रह पाएगी। फिर क्या करते हो, आप अपने आप को शिफ्ट करते हो। कहाँ पे शिफ्ट करते हो? गर्म एरिया में, या फिर बंद एरिया रहेगा, या फिर फायर के पास में आग जहाँ पे लग रही होगी वहाँ पे जाके हाथ सेकते हो ना, टू टेक द हीट, ठीक है। या फिर हीटर के पास जाते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक हीटर रहता है उसके पास में जाके बैठते हो ताकि आपके बॉडी को हीट लगे, ठीक है। आप क्या करते हो, हॉट बीवरेज पीते हो, चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, कोई गर्म चीज़ लेते हो ना, तो उससे क्या होता है, आपके बॉडी की हीट मेंटेन हो या फिर कोल्ड जा पाए, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, पोस्चर को चेंज करते हो, जैसे कर्लिंग अप। आप रात को सोते हो तो आप पूरा सिकुड़ के सो जाते हो, ठीक है, कंबल के अंदर। क्यों सिकुड़ के सोते हो? ताकि आपकी बॉडी से कम हीट लॉस हो, ठीक है। तो वो कभी होता है कोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, आपके ये बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आपके रिस्पॉन्सेस में आपने देखा कि आपका हीट एक्सपोजर और कोल्ड एक्सपोजर में क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गए रहेंगे। वेल फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम क्या है, बॉडी के अंदर कैसे काम करता है, कौन कौन से मैकेनिज्म है उसके अंदर, क्या रेस्पॉन्सेस होते हैं बॉडी के। बट नाउ वी विल सी द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, बॉडी के अंदर क्यों जरूरत है आपके थर्मोरेगुलेशन या थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम की। दो मेन रहते हैं, हाइपोथर्मिया एंड हीट स्ट्रोक। हाइपोथर्मिया क्या होता है आपका, जब भी आपका टेम्परेचर नॉर्मल कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, जब टेम्परेचर बिलो 35 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, कंडीशन कॉल्ड हाइपोथर्मिया, ठीक है। उसमें क्या होता है, बॉडी बहुत कूल हो जाती है। कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सीवियर केसेस रहते हैं, जिसमें बॉडी आपके 32 या फिर 31 या 30 के नीचे चले जाता है टेम्परेचर, तो उसमें शिवरिंग भी स्टॉप हो जाती है, मतलब आपका जो रैपिड कंट्रैक्शन होते हैं वो भी बंद हो जाता है ताकि हीट का प्रोडक्शन और भी कम हो, तो बॉडी ठंडी के ठंडी रहती है। दैट इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। आपका जो सेकंड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, दैट इज कॉल्ड हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक क्या होता है, जब बॉडी का टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। आपका बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेल्सियस, जब 40 के ऊपर चला जाता है, 40 के ऊपर चला जाता है, दैट इज कॉल्ड हीट स्ट्रोक या फिर हाइपरथर्मिया। यहाँ पे बॉडी एक्सट्रीम हॉट हो जाती है, यहाँ पे आपका स्वेट भी बंद हो जाता है, अभी यहाँ पे शिवरिंग बंद हो जाता है हाइपोथर्मिया में, और यहाँ पे बॉडी के अंदर स्वेटिंग भी बंद हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है बॉडी में। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं लू लग जाना, ठीक है। ये लू लगना, हीट स्ट्रोक, ये एक ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बॉडी स्वेट भी नहीं करती है, आपकी बॉडी को इमीडिएट मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है, आपको ट्रांसफर करना पड़ता है, नहीं तो इंसान की डेथ भी हो सकती है, ठीक है, हीट स्ट्रोक से। वेल फ्रेंड्स, व्हाई थर्मोरेगुलेशन मैटर्स और मेंटेनिंग अ कोर टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है। एंजाइम्स एंड बायोमेडिकल रिएक्शंस वर्क बेस्ट विद इन द ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज। आपका 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमल आइडियल कोर टेम्परेचर है बॉडी का। अगर इतना टेम्परेचर मेंटेन रहा तो आपका बॉडी अच्छे से फंक्शनिंग करेगी, सर्वाइव अच्छे से करेगी, एंजाइम का प्रोडक्शन अच्छे से होएगा, सिक्रेशन अच्छे से होएगा, जितना चाहिए उतना होएगा। अगर और बायोमेडिकल जो रिएक्शंस रहती है वो भी अच्छे से होंगी। समझ लो कि बॉडी का टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं है तो हाइपर हो गया या फिर हाइपो हो गया, तो बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी, एंड इट इज अ इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। आपका बॉडी टू हॉट है, बहुत ज्यादा गर्म है, या फिर आइडियल टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तो आपके प्रोटीन्स जो रहेंगे बॉडी के अंदर वो डीनेचर हो जाएंगे। डीनेचर मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहेगी, उनकी प्रॉपर्टीज रहेंगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो मेटाबॉलिक जो सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। वेयर इज द बॉडी इज टू कोल्ड या फिर बहुत ठंडी हो जाती है, तभी एंजाइम्स की जो एफिकेसी, जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटीज रहती है वो ड्रॉप हो जाती है। जैसे ही ड्रॉप होगी आपका ऑर्गन का फेल होने का डर रहता है, ऑर्गन में बिगेन टू शट डाउन, ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। तो इसलिए ज्यादा गर्म भी अच्छा नहीं है, ज्यादा ठंडा भी अच्छा नहीं है बॉडी के लिए। तो आइडियल टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। इन सीवियर इम्बैलेंस लीड्स टू द इलनेसेस, आपके ऑर्गन फेलियर्स हो सकते हैं, प्रोटीन जैसे डीनेचर हो गया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स चली गई, एंजाइम का सिक्रेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा, बॉडी के बायोमेडिकल रिएक्शंस अच्छे से नहीं होंगे, कभी कभी बॉडी डेथ भी हो जाती है, जैसे हीट स्ट्रोक के केसेस में डेथ भी हो सकती है। दिस इज व्हाट हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू गिव अ क्विक रिवाइज। तो रिवीजन में क्या है, आपका कंपोनेंट्स है, रोल्स है। कंपोनेंट्स में आपका थर्मो रिसेप्टर्स हो गया, उनका काम क्या है, डिटेक्ट द टेम्परेचर चेंजेस। आपको मैंने बोला था इंटरनल और एक्सटर्नल, पेरिफेरल और सेंट्रल। पेरिफेरल कौन से आपके रिसेप्टर्स रहते हैं स्किन के अंदर, इंटरनल जो है वो कहाँ पे रहते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर, आपके विसरा ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। उन रिसेप्टर्स का काम क्या है, टेम्परेचर को डिटेक्ट करना, हाई है या फिर लो है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल सेंटर है, आपका थर्मोमीटर है, थर्मोस्टैट है आपका बॉडी का। उसका काम क्या है कंट्रोल सेंटर का, इट कंपेयर्स एंड डायरेक्ट द रिस्पॉन्सेस। कंपेयर करता है बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है कि फिर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, या फिर बाहर का टेम्परेचर कम है या बॉडी का टेम्परेचर कम है, उसके अकॉर्डिंगली कंपेयर करने के बाद एक डायरेक्ट करता है रिस्पॉन्स को क्या करना चाहिए। वो रिस्पॉन्स जो रहता है वो इफेक्टर्स के पास आता है। इफेक्टर्स कौन कौन से, आपके मसल्स होगी, ग्लैंड्स होंगी, स्मूथ मसल्स होगी, ब्लड वेसल्स होगी, जो रहते हैं उसको इफेक्टर्स बोलते हैं। उनका काम क्या है, इंप्लीमेंट द हीट लॉस और हीट गेन। आपका जो हाइपोथैलेमस से जो ऑर्डर आया है उसका पालन करना, उसको फॉलो करना। कि अभी समझ लो कि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो बॉडी को कैसे कूल डाउन करना है, बाहर का टेम्परेचर कम है तो बॉडी को कैसे वार्म अप करना है, ठीक है। ये काम रहता है इफेक्टर्स का। नेगेटिव फीडबैक, इसका काम क्या है, मेंटेन द स्टेबिलिटी अराउंड द सेट
पॉइंट, आपका सेट पॉइंट कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, रेंज कितना 36.5 टू 37.5, ये इसके अराउंड मेंटेन करना टेम्परेचर को, ये काम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। So this is what all about the your thermoregulatory system or thermoregulation. Well friends, now we have completed our today's topic. हमने देखा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है या फिर कंट्रोल होता है, कौन कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करता है, कैसे रिस्पॉन्सेज होते हैं, क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा और एक क्विक रिवीजन भी किया। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई रहेगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी रहेगी। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।